गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिन अंधेरों ने मुझे डराने की कोशिश की, उन अंधेरों का अंत मैंने खुद को जलाकर की है। इसलिए आपको किसी भी चीज से परेशानी है, उसका निवारण ढूंढिए, सफलता की ओर आगे बढ़िए। अपना अगर 100% दीजिएगा तो सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 12 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हरेंद्र सिंह। हरेंद्र सिंह को हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज अ कोच ऑफ नेशनल विमेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। तो जानते हैं इनके डिटेल फैक्टर्स के बारे में। पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हरेंद्र सिंह को हॉकी इंडिया ने वरिष्ठ राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में चुना है। उन्हें 2028 लॉस एंजिलस ओलंपिक तक कोच नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं नेशनल विमेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन है? तो हरेंद्र सिंह। तो हरेंद्र सिंह जी के बारे में जानेंगे कि ये कौन क्या है। तो ये पहले फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं और साथ साथ इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। वैसे प्लेयर जो हॉकी में बहुत ही अच्छे होते हैं, उन प्लेयर को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है और इसी के दौरान हरेंद्र सिंह जी को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया और साथ साथ ये फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं। इसी के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है एज अ नेशनल विमेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में। और कब तक ये पद पे बने रहेंगे? तो 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक तक ये पद तक बने रहेंगे। इसी के दौरान हरेंद्र सिंह हॉलैंड के जेनेक सॉपमैन की जगह लेंगे और पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी जेनेक सोपमैन ने भारतीय टीम के पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने में विफल रहने के बाद पिछले महीने राष्ट्रीय महिला टीम को कोच पद से इस्तीफा भी दे दिया था। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से आपको ये पॉइंट्स याद रखनी होगी कि हाल ही में नेशनल विमेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में कौन बने हैं? तो हरेंद्र सिंह हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 कहां शुरू हुआ है? तो राइट आंसर होगा लद्दाख। लद्दाख में शुरू किया गया एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2024। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अगर एग्जाम में करंट अफेयर्स के माध्यम से अगर ये क्वेश्चंस बनता है कि एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है, तो आपको याद रखना होगा कि ये लद्दाख का फेस्टिवल है। जिस तरीके से आपको ये इमेज में दिख रही है कि किस तरीके से ये फूल, जिसे हम लोग एप्रिकॉट के ब्लॉसम फूल के नाम से जानते हैं, इसी के फेस्टिवल के रूप में इस लद्दाख के लोगों के द्वारा इस फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स के बारे में। लद्दाख पर्यटन ने एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल 2024 को लॉन्च किया है, जो 6 से 17 अप्रैल 2024 तक चलेगा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों का आयोजन भी करेगा। वर्ष के इस समय में क्षेत्र के कुछ हिस्से जीवंत हो उठते हैं क्योंकि खुबानी के पेड़ नरम गुलाबी फूल के साथ खिलते हैं। खुबानी के फूलों के मनमोहक दृश्य के साथ आप जैम, जूस और सिरप जैसे स्थानीय खुबानी उत्पाद भी खरीद सकते हैं। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में लद्दाख के पर्यटनों के द्वारा एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल्स को लॉन्च किया गया, जो 6 से 17 अप्रैल 2024 तक इसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा मनाया जाएगा। इसी के दौरान ये जो फूल, जिसे हम लोग एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल्स के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें खुबानी के पेड़ से निकला हुआ एक नरम गुलाबी का फूल के साथ खिलते हुए वहां के लोगों का और वहां के मौसम्स को बहुत ही सुहावना बनाता है और वहां के लोगों को बहुत ही पर्यटन के माध्यम से खिल उठते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के दौरान खुबानी फूल की स्थानीय परंपराओं को साझा करने के उद्देश्य से कारगिल और लेह के सभी स्थानों पर इस उत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। खुबानी, जिसे चूली के नाम से भी जाना जाता है, त्योहार के दौरान केंद्र बिंदु होती है क्योंकि लद्दाखी प्राकृतिक की सुंदरता का आनंद भी लेते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे। हमारे एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से आपको ये याद रखना होगा कि एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? तो लद्दाख का फेस्टिवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हर वर्ष वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जो हर वर्ष 10 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है।
तो जानते हैं इसके पीछे की वजह। हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन होम्योपैथी के जनक डॉक्टर सैमुअल हैनमैन की जयंती पर उनके सम्मान में मनाया जाता है। इस वर्ष के लिए वर्ल्ड होम्योपैथिक डे का विषय रखा गया होम्यो फैमिली, एक स्वास्थ्य एक परिवार है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद रखनी होगी कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे को सेलिब्रेट करते हैं? तो डॉक्टर सैमुअल हैनमैन के बर्थ एनिवर्सरी पर ही हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस वर्ष वर्ल्ड होम्योपैथी डे का थीम क्या रखा गया है? तो होम्यो फैमिली और हेल्थ ऑफ फैमिली, इसका मतलब एक स्वास्थ्य एक परिवार हमारा होम्यो फैमिली का हिस्सा होगा। होम्योपैथी की उत्पत्ति 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, लेकिन जर्मन के चिकित्सक और रसायनक सैमुअल हिनमैन जी के द्वारा जो 1755 से लेकर 1843 द्वारा हासिल की गई एक उल्लेखनीय सफलता के कारण 19वीं शताब्दी में इसे प्रमुखता मिली। तो आपको ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि होम्योपैथी का ओरिजिनेट कब, इसका आगमन हुआ, कब इसकी उत्पत्ति हुई? तो 5वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई और इसी के दौरान ये हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस तरीके से अचीवमेंट को, प्रमुखता को हासिल मिली। तो 1775 से लेके 1843 के बीच में केमिस्ट्री सैमुअल हिनमैन जी के द्वारा और जर्मन चिकित्सक के द्वारा इसे लाया गया और 19th सेंचुरी में यह पूरी तरीके से विख्यात हो चुकी और फैल चुकी। इसी के दौरान ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाते हैं। किसकी याद में? तो डॉक्टर सैमुअल हैनमैन जी के याद में ही हम लोग वर्ल्ड होम्योपैथी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर का थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन मिला है हमारे भारत को अकॉर्डिंग टू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 हुरून के द्वारा लॉन्च किया गया और इसी के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न के लिस्ट में हमारा भारत तीसरे पोजीशन पे आ गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत में 2017 के बाद पहली बार यूनिकॉर्न निर्माण में गिरावट को दर्ज की गई, जबकि नवीनतम हुरैन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत में 67 यूनिकॉर्न थे, जो पिछले साल 68 यूनिकॉर्न से कम थे। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हमारे इंडिया में कितने यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है? तो 67 यूनिकॉर्न बन चुकी है। इसी के दौरान भारत के प्रमुख यूनिकॉर्न डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी है और फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 है, जिसका मूल्य $8 बिलियन था, और रेजरेप जिसका मूल्य $7.5 बिलियन था। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखनी होगी कि यूनिकॉर्न कंपनी के लिस्ट में नामित होने के लिए आपको कम से कम $8 बिलियन या फिर $7.5 बिलियन का टर्नओवर करना होगा, ताकि आप यूनिकॉर्न के लिस्ट में आ सके। और इंडिया का सबसे लीडिंग यानी टॉप पे कौन कौन है? तो डिलीवरी, जिसे हम लोग स्विगी के नाम से जानते हैं, स्विगी जिसे आप सभी लोग जानते हैं कि स्विगी क्या है, एक डिलीवरी कर एक ऐप है जिससे हम लोग कोई चीज ऑर्डर करते हैं। तो ये इंडिया का यूनिकॉर्न के लिस्ट में शामिल हो गया। और साथ साथ फैंटेसी स्पोर्ट्स, जिसे हम लोग ड्रीम 11 के नाम से जानते हैं, जो हाल ही में आईपीएल के दौरान इसे चला जा रहा है, तो ये भी $8 बिलियन का एक वैल्यूड कंपनी बनकर उभरा है। और इसी के दौरान हमारा भारत पूरे यूनिकॉर्न के लिस्ट में थर्ड पोजीशन आ चुके हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत ने किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक ऑफशोर यूनिकॉर्न का उत्पादन किया है और भारत में 67 की तुलना में भारत के बाहर 109 यूनिकॉर्न सह स्थापित बन चुके हैं। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि थर्ड पोजीशंस मिले हैं हमारे इंडिया को, जो यूनिकॉर्न के लिस्ट में शामिल हुआ। और इसके साथ साथ इंडिया के पास अब टोटल कितने यूनिकॉर्न हो चुकी हैं? तो 67 यूनिकॉर्न। ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने क्या आविष्कार किया है? तो राइट आंसर होगा गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल्स का आविष्कार नोबेल लॉरिएट पीटर हिग्स के द्वारा इसे किया गया। तो आखिर जानते हैं कि नोबेल लॉरिएट्स पीटर हिग्स का जिक्र क्यों आया? तो जानते हैं इसके फैक्टर्स के बारे में। ब्रिटेन में एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ने कहा कि गॉड पार्टिकल के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिकी विज्ञानी पीटर हिग्स का 94 साल की उम्र में छोटी बीमारी के बाद स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग स्थित उनके घर पर निधन हो गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे।
बट ये दुख वाली न्यूज है क्योंकि ये एक ऑबिचुअरीज है कि पीटर हिग जी का निधन 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका। किस वजह से? तो एक छोटी बीमारी की वजह से निधन हो गया। जिनका निधन कहाँ पे हुआ? तो उनके ही घर स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग स्थित में ही उनका निधन हो गया। और इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि पीटर हिग्स जी के द्वारा गॉड पार्टिकल्स को खोजा गया और इसी के दौरान इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। ये सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है जिसको आपको याद रखकर चलना होगा। उन्होंने गॉड पार्टिकल्स को जन्म दिया जिसने यह समझाने में मदद की कि बिग बैंग के बाद पदार्थ कैसे बना। हिग्स बोसोन का नाम उनके नाम पर रखा गया था। इसकी खोज 4 जुलाई 2012 को जेनेवा में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन या CERN में की गई थी। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि गॉड पार्टिकल्स को किसके द्वारा खोजा गया? तो पीटर हिग्स के द्वारा इसे खोजा गया। और ये जो गॉड पार्टिकल्स है ये जन्म किसको दिया है? तो इस उस चीज को समझाने में मदद करती है जैसे कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी को समझाने के लिए गॉड पार्टिकल्स को लाया गया और इसके बाद की पदार्थ कैसे बनती है उसको समझाने के लिए पीटर हिग्स जी ने गॉड पार्टिकल्स को डिस्कवर किया। इसी के दौरान इसकी खोज कब की गई थी? तो 4 जुलाई 2012 को इसकी खोज की गई थी। डॉक्टर हिग्स 1964 में विश्वविद्यालय में 35 वर्षीय सहायक प्रोफेसर थे जब उन्होंने एक नए कण के अस्तित्व का सुझाव दिया और यह भी बताया गया कि अन्य कण कैसे द्रव्यमान को प्राप्त करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट्स याद रखने होंगे कि पीटर हिग्स जी का हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस वजह से इनको फेमस पर्सनैलिटी के लिस्ट में नामित किया जाता है? इनका इन्वेंशन था गॉड पार्टिकल्स जो 4 जुलाई 2012 को की गई थी और इसी के दौरान इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया फिजिक्स के क्षेत्र में। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे अधिक मामले को कहां दर्ज किए गए? तो राइट आंसर होगा चाइना में। चाइना में हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 में सबसे ज्यादा नंबर में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का केसेस देखा गया। जो कहां पे है? तो चाइना में इसकी केसेस को देखी गई। इसी के दौरान हम इसके डिटेल फैक्टर्स में बारे में जानते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2024 के लिए अपनी वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट में कहा कि 187 देशों के नए आंकड़ों से ये पता चलता है कि वायरल हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों की अनुमानित संख्या 2019 में 1.1 मिलियन से बढ़कर 2022 में 1.3 मिलियन होने की उम्मीद को बताया गया था। इसी के दौरान 83% मौतें हुई हेपेटाइटिस बी के कारण और 17% मौतें हेपेटाइटिस सी के कारण हुई। दुनिया में हेपेटाइटिस बी और सी के सबसे ज्यादा मामले कहां देखे गए? तो चीन में, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इथोपिया, बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस और रूसी संघ में हेपेटाइटिस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। और इसी के दौरान हेपेटाइटिस बी की सबसे अधिक घटनाएं 2022 में वैश्विक हेपेटाइटिस बी के 50% मामले चीन, भारत और इंडोनेशिया से सामने आए, जबकि हेपेटाइटिस सी के अधिकांश मामले दुनिया के लगभग 50% हेपेटाइटिस सी के मामले चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका से सामने आए। तो ये सारे फैक्टर्स को मैंने बस कवर किया है, आपको ये पॉइंट्स को याद रखकर चलना होगा। लेकिन आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को याद ये रखनी होगी कि हाल ही में पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कि सबसे ज्यादा मौतें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से हो रही है, जिसमें लगभग 1.1 मिलियन से भी ज्यादा लोग की मृत्यु हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कारण हो रही है। तो जानते हैं कि आखिर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या है। तो इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पे कवर करूंगा। ये जो हेपेटाइटिस क्या है? तो हेपेटाइटिस एक वायरस है जो 5 मुख्य प्रकार के होते हैं, जिन्हें टाइप ए, बी, सी और डी और ई के कैटेगरी में रखा जाता है। ये सभी लीवर की बीमारी का कारण बनते हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को आपको ये नोट करके रखनी होगी कि हेपेटाइटिस बी अगर किसी भी बॉडी में किसी भी इंसान को होती है तो किसको इफेक्ट करेगा? तो लीवर, हमारे बॉडी के लीवर ऑर्गन को इफेक्ट करेगा, वहीं पे डिजीज फैलाएगा। ये जो हेपेटाइटिस है कितने प्रकार की टाइप बीमारी होती है? तो 5 प्रकार की है, जिसमें हम लोग ए, बी, सी, डी और ई टाइप का हेपेटाइटिस को देखते हैं। तो सारे टाइप्स को मैं डिटेल में यहाँ पे कवर करूंगा, तो आप इसे देखिएगा जरूर। विशेष रूप से प्रकार बी और सी लाखों लोगों में पुरानी बीमारी का कारण बनते हैं और साथ में लीवर सिरोसिस
लीवर कैंसर और वायरल हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों के सबसे आम कारण है। इसी के दौरान ये जो हेपेटाइटिस के दो मुख्य प्रकार होते हैं, जिसे रक्त जनित हेपेटाइटिस और भोजन जनित हेपेटाइटिस कहते हैं। रक्त जनित हेपेटाइटिस क्या होता है? तो इसमें हेपेटाइटिस बी, सी और डी शामिल है। देखिए, रक्त जनित हेपेटाइटिस में कौन कौन शामिल है? तो बी, सी और डी शामिल है, जो भारत में कम आम है, यानी इसका मामला हमारे इंडिया में बहुत ही कम देखा जाता है। जबकि खाद्य जनित हेपेटाइटिस क्या है? तो ये विशेषकर जल जनित हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए और ई शामिल है। तो इस पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा कि किस तरीके से हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई ये सारे फैक्टर्स होते हैं हेपेटाइटिस को, जो ज्यादातर हमारे लीवर को डैमेज करता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये याद रखनी होगी कि हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज्यादा घातक बीमारी बनकर उभरी है। अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि हेपेटाइटिस बी और सी ये ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर देखी जा रही है सारे इंसानों में, और इसकी वजह यही है कि मौत का कारण सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ तक आप इसको देखिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किसने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई नई गोल्ड बैक्ड करेंसी, जिसका नाम दिया गया जिग, जो एक जिम्बाब्वे की करेंसी है। आखिर इसको नई गोल्ड बैक करेंसी को लाने का क्या वजह था? तो जानते हैं उसकी वजह के बारे में। जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जॉन मुशावुना ने राजधानी हरारे में एक नई मुद्रा ZIG को लॉन्च की है, जिसे विदेशी मुद्राओं, सोने और कीमती खनिजों का समर्थन प्राप्त होगा। ZIG का अर्थ है कि जिम्बाब्वे का गोल्ड। तो सबसे फैक्ट्स याद रखना होगा कि जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे का केंद्रीय बैंक के गवर्नर कौन है? तो जॉन मुशाय मुशायन मुशाव वन्यू इनका नाम है जिम्बाब्वे बैंक के गवर्नर का। इसी के दौरान आपको ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में जिग कर का करेंसी को लॉन्च किया है। जिग का अर्थ क्या होता है? जिम्बाब्वे का गोल्ड। इसका उद्देश्य यह है कि पिछले 25 वर्षों में यह देखा गया कि आसमान छू रही मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से निपटना और लंबे समय से कमजोर देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। इसी के दौरान जिग जिम्बाब्वे डॉलर की जगह लेगा, जिसने इस साल अब तक अपना 3/4 मूल्य को खो दिया है। इसी के दौरान पिछले वर्ष के दौरान अमेरिका ग्रीन बैग के मुकाबले जिम्बाब्वे डॉलर का मूल्य लगभग 100% कम हो गया। इससे पहले वर्ष 2016 में सरकार ने बॉन्ड नोट नामक एक नई मुद्रा को पेश की थी, जिससे अमेरिकी डॉलर क्रेडिट सुविधा द्वारा समर्थित किया गया था। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि जिम्बाब्वे के द्वारा नई करेंसी को क्यों लॉन्च की गई। उस करेंसी का नाम क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड। तो आखिर नई करेंसी को लॉन्च करने का पीछे का वजह क्या है? तो जिम्बाब्वे की जो डॉलर थी उसका मूल्य लगभग 100% कम हो गया, यानी US डॉलर से अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसका 100% गिरावट को देखी गई। इसी वजह से जिम्बाब्वे ने अपने बढ़ते हुए मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए जिम्बाब्वे के गवर्नर के द्वारा नई करेंसी को लॉन्च की गई, और उस करेंसी का नाम क्या है? जिग, जिसका पूरा अर्थ होगा जिम्बाब्वे का गोल्ड। तो चलते हैं इसी के साथ अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह TSAT-1A किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई इंडिया की पहली प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया TSAT-1A। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि TSAT-1A एक प्राइवेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसको लॉन्च किया गया टाटा ग्रुप के द्वारा। तो जानते हैं इसके डिटेल फैक्टर्स की ओर। भारत का पहला निजी क्षेत्र का सब मीटर रिजोल्यूशन TSAT-1A टाटा सन्स की सहायक कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अर्थ ओवरव्यू सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे भारत के प्राइवेट सेक्टर के द्वारा एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा लॉन्च की गई सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया TSAT-1A, जो टाटा सन्स की कंपनी है, इसी के द्वारा लॉन्च की गई। इसी के दौरान आपको ये भी पॉइंट्स याद रखने होंगे कि उपग्रह को सैन्य ग्रेड माना जाता है, जबकि TASL के CEO और MD शुक्रन सिंह जी के द्वारा ये बताया गया कि उनके प्राथमिक ग्राहक सरकार और रक्षा बल होंगे, लेकिन वे वाणिज्यिक ग्राहकों को भी लक्षित करेंगे। इसी के दौरान TSAT-1A सैटेलाइट का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम ने यूनाइटेड स्टेट्स सैटेलॉजिकल कंपनी के सहयोग से किया। TSAT-1A को कर्नाटका में TASL के वेमागल सुविधा में असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्लांट में असेंबल किया गया था।
तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि इस GSAT-1 को कब लॉन्च किया गया था। 7 अप्रैल 2024 को लॉन्च किया गया था। किसके सहयोग से इसे किया गया? तो यूनाइटेड स्टेट सैटेलॉजिकल कंपनी के सहयोग से इसको लॉन्च किया गया। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में कि TSAT-1A सैटेलाइट आखिर क्या है। तो TSAT-1A सैटेलाइट का निर्माण टाटा एडवांस सिस्टम में यूनाइटेड स्टेट सैटेलॉजिकल कंपनी के सहयोग से किया गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि TSAT-1A किसकी एक लॉन्चिंग उपग्रह है। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि टाटा की ये एक लॉन्चिंग उपग्रह है। इसी के दौरान TSAT-1A को कर्नाटक में TASL के वेमागल सुविधा में असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग प्लांट में असेंबल किया गया और इसी के दौरान पृथ्वी अवलोकन उपग्रह विकसित करने के लिए नवंबर 2023 में TASL और सैटेलॉजिकल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो यहाँ तक हमारे डेली करंट अफेयर सीरीज के सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 11 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आई लीग 2023-24 का खिताब कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग के द्वारा जीता गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजुबी चियोरोबा नव वर्ष उत्सव को कहां मनाया गया? तो मणिपुर में इसे सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो राइट आंसर का विराट कोहली। विराट कोहली जी के द्वारा हाल ही में सबसे सर्वाधिक शतक बनाने की उपलब्धि को हासिल की गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो सुमित नागल बने हैं पहले भारतीय। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा जॉन अल्फ्रेड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस को हासिल किया है? तो रशिया से इसे हासिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी? तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग इसे मान्यता दी गई। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार को हासिल कर लिया? तो म्यांमार के सितवे पोर्ट को पूरी तरीके से इंडिया के द्वारा एक्वायर कर लिया गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा? Recently, which state's famous सांची क्राफ्ट has got the GI tag? हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध सांची शिल्प को GI टैग मिला है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। हाल ही में मैंने अपने डेली करंट अफेयर सीरीज के माध्यम से इस क्वेश्चंस को कवर किया है, तो आप डायरेक्ट इजिली आंसर दे सकते हैं। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।